देखो मेरा टॉपिक था कैटेगराइजेशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। ये हेडिंग लिखो, कैटेगराइजेशन ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। हाँ, लैंडलेस लेबर, वी कैन से लैंडलेस लेबर टू एग्रीकल्चरल लेबर्स, यस वी कैन से दैट। ये ब्रिटिशर्स मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो वहां पर वही सब तो पढ़ते हो। तो तीन तरीके के लोग हो गए। सबसे लोवेस्ट लेवल पर कौन है? लोवेस्ट लेवल पर कौन है ये लिखो, एग्रीकल्चरल लेबर। ठीक है, इसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल और किया जाता है टेक्निकली, जिसको टिनेंट कहते हैं। इंडिया में 2 आउट ऑफ एवरी 5 पर्सन, या फिर आप फैमिली लिख लो, फैमिली लिखोगे तो ज्यादा सही है। हर 5 में से 2 फैमिली रूरल एरिया में ये है, एग्रीकल्चरल लेबर है। और आपको पता है एग्रीकल्चर के ऊपर ये सीएपीएफ में ऐसे भी आ रहा है आज की डेट में। कहां से आंकड़े लिखोगे? अब मैं कहीं से आपको बना करके दे दूं तो वो तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, लेकिन आपने सोचो एनसीईआरटी में जिस भी क्लास में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो सब भी आएगा वो सब आप फैक्ट ये सब करते रहोगे, दिमाग में थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेशन, तो आपको कुछ अलग से करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, मिड लेवल पर यहां पर कौन होते हैं? स्मॉल फार्मर्स। भारत में 80% यही है। ठीक है, और हाईएस्ट लेवल पर जो फार्मर, उनको लार्ज फार्मर्स कहते हैं, ये इंडिया में सिर्फ 20% है। ठीक है, ये लिख लो। डन, लिख लिया ये आंकड़ा, वहां से मैंने फिल्टर करा है, पूरे के पूरे पैराग्राफ में से इतना फिल्टर करा है। अब यहां पर एग्रीकल्चर लेबर की थोड़ी विशेषता देखते हैं, थोड़ी सी स्मॉल फार्मर की, थोड़ी सी लार्ज फार्मर की, जो उस पूरे पैराग्राफ में बता रखा है। तो एग्रीकल्चर लेबर के बारे में आपको फिलहाल कितनी बात याद रखनी है? एक तो वही स्टैट, कौन होते हैं ये? एवरी 2 आउट ऑफ 5 पर्सन और फैमिली इन अ विलेज, है ना। एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन वर्क ऑन अदर्स लैंड। तो डिपेंडेंट कीवर्ड याद रखना है। और ज्यादातर ये क्या होते हैं? लैंडलेस। इसको नोट कर लो, लैंडलेस, अदर्स लैंड, बस ये 2 बात रखना। जो गांव के अंदर वो आदमी जो दूसरे के खेत में जा जाकर के मजदूरी कर रहा है, उसको कहेंगे कृषि श्रमिक, एग्रीकल्चरल लेबर। एग्रीकल्चरल लेबर। चलो फटाफट करो। उसके बाद स्मॉल फार्मर कौन होता है? आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है, चाहे 10-5 मिनट आगे लग जाए, इसको खत्म ही करेंगे। स्मॉल फार्मर कौन है? इंडिया में 80% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, और ऐसे फार्मर जिनके पास जमीन बहुत कम है, लैंड इज सो लेस दैट बेयरली इनफ टू मीट डेली नीड्स। ठीक है, ये एज इट इज लिख लो, स्मॉल फार्मर्स। 80% of farmers in India are small farmers, and land is so less that this land is barely enough to meet daily needs. अब आते हैं लार्ज फार्मर्स। अभी इसमें चैप्टर में है काफी, मुझे लगता नहीं है आज होगा, थोड़ा सा है। और बड़े किसानों की बात करते हैं। गांव के बड़े किसानों के बारे में क्या याद रखना है आपको? ये भारत में टोटल 20% है। ठीक है, दे आर 20% ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि गांव में सबसे ज्यादा कौन कल्टीवेशन करता है, तो दे कल्टीवेट मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन विलेज। लार्ज पार्ट ऑफ शेयर इज सोल्ड इन द मार्केट। और भैया अदर बिजनेसेस भी स्टार्ट कर लेते हैं, ये तो मनी लेंडिंग का काम शुरू कर देते हैं, शॉप्स भी खोल देते हैं, फैक्ट्रीज भी लगा देते हैं, मिल्स भी लगा देते हैं। जो कोई बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी गांव में आ गई ना अगर सरकार की योजना में, बड़ा फार्मर पहले। क्यों? प्रशासन के नजदीक होता है, छोटी मोटी नेतागिरी भी करता है ना।
सबसे पहले उसी सारे कागज भी वो इजीली बनवा लेता है, पैसा भी होता है उसको, जहां खिलाना है पिलाना है वो भी कर लेता है, और बेचारा गांव का गरीब किसान, उसको तो पता ही नहीं चलता, लास्ट में पता चलता है जब सब लुट जाता है। सो ये लिखे आप कि ये क्या काम करते हैं। सो दे कल्टिवेट मेजॉरिटी ऑफ लैंड, लार्ज पार्ट ऑफ शेयर इज सोल्ड इन मार्केट, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट अदर बिजनेसेस लाइक मनी लैंडिंग, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज। और फिर ये फैक्ट्रीज कैसे ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका आइडिया रखना कि ये जो गांव के बड़े बड़े हैं, थोड़ा तो ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाकी ये लोन लेते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक, जनरली गवर्नमेंट बैंक ना। अब तो पब्लिक बैंक भी घुस गए हैं ऐसे बड़े बड़े गांव में, बट गवर्नमेंट बैंक याद रखना। अब मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंक्लूजन निकालता हूं यहां से। एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, यहां पर कंक्लूड कर रहा हूं मैं, ठीक है, बुक में नहीं लिखा है बट हमने वही तो समझना है। अभी मैंने आपको बताया था लोन ट्रैप। अब इस जो लोन एक बिजनेस है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इस पर बैंक सर्वाइव करता है, बैंकिंग सिस्टम चलता ही लोन पर है। और बड़े जो गांव के अंदर रसूखदार लोग होते हैं वो भी इसी सिस्टम पर चलते हैं। देखो आप देखो, आपके गांव में स्मॉल फार्मर्स और जो एग्रीकल्चर लेबर है एक ही साथ लगा दिया मैंने, ठीक है, ये स्मॉल फार्मर है, इन्होंने लोन किससे लिया, दे टुक लोन फ्रॉम मनी लेंडर, यानी कि लार्ज फार्मर। ये लोन ट्रैप में फंसेगा। कौन फंसेगा लोन ट्रैप में बाद में, अगर फंसेगा तो ये फंसेगा, इसको कौन मारेगा पकड़ेगा, मनी लेंडर। लेकिन आप देखो ये मनी लेंडर भी क्या ले रहा है, लोन फ्रॉम गवर्नमेंट बैंक्स। कहीं ना कहीं पर ये भी फंसेगा, अगर फंसेगा तो ये भी लोन ट्रैप में फंसेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जिस चीज के लिए इसने लिया हो उसका चलेगा ही चलेगा बिजनेस। तो लॉस हुआ है, उसके पास अपना है इतना तो ठीक है, नहीं है तो ये भी फंसेगा कभी कभी। इसके बड़े बड़े खेत भी कब्जे में आ जाएंगे बैंक, सरकारी बैंकों के, कई बार आते हैं ना बड़े बड़े मनी लेंडर के, सरकार कब्जे मार देती है। सो आप देखो, बेशक हम बोल रहे कि ये एक अच्छी पोजीशन में है, लेकिन ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम, लोन सिस्टम के अंदर बैंक जो है ना वो दादा है, दादागिरी करता है बैंक। सबसे बड़ा बदमाश है आज की डेट में बैंक। आप देख लो कहीं पर भी बैंक से बड़ा बदमाश नहीं है। फट करके आपके कोई सर्विस चार्ज लगा दिया, फट पैसे काट दिए, 2 पैसे 5 पैसे 10 पैसे, ऐसे लाखों करोड़ों उसके अकाउंट होल्डर है, कितना इधर उधर कर देता है वो। सोचो बैंक कभी डूबता क्यों नहीं है। रेयरली आपने सुना होगा कि ये बैंक डूब गया, वो बैंक डूब गया। तो ये लोन ट्रैप ऐसे चलता है, उसकी ऐसे साइकिल चलती है। ये तो गांव की मैं बता रहा हूं, बाद में जब हम शहर का भी पढ़ेंगे तो वो भी देखेंगे। अब आते हैं लाइवलीहुड बाय फिशिंग, ठीक है। ये तो हम कलपत्तू वलपत्तू या जो भी वो गांव था वहां के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। अब यहां से आगे कोस्टल एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में भी यहां पर बता रखा है। ये तो थोड़ा सा इन्होंने ये भी मतलब थोड़ा बताया कि सेंट्रल इंडिया में फार्मिंग भी होती है तो कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट भी होती है। ये मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा जनरल कर रहा हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है उतनी, ठीक है। बस वो एक्टिविटी में नोट कर लेना कि कलेक्शन फ्रॉम फॉरेस्ट भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। अभी अपने दिमाग में आप डाल सकते हो कि जो सेंट्रल इंडिया वाला एरिया होता है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र के कुछ टेरिटरीज हो गए, आंध्रा तेलंगाना, ये सब, वहां पर आपने देखा होगा कि विंध्याचल के माउंटेन रेंजेस है, सतपुड़ा के माउंटेन रेंजेस है, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के माउंटेन रेंजेस है। तो इन जगहों पर घने जंगल है, तो इन जगहों पर जो लोग रहते हैं उनके लिए लाइवलीहुड का एक और जरिया हो जाता है कि वहां पर मेलुहा के पत्ते मिलते हैं, तेंदू के लीव्स मिलते हैं, हनी मिलते हैं। आपने वो पिक्चर देखी होगी पुष्पराज, उससे सैंडलवुड मिल रहा है, चंदन की लकड़ी मिल रही है। तो ये वुड्स, जंगल से भी आप जंगल के प्रोड्यूस को कलेक्ट करके भी उसको मार्केट में बेच सकते हो एज पर द डिमांड दैट इज बीइंग रेज्ड इन द मार्केट। तो बस थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट याद रखना कि ये भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम होती है जो जंगल कलेक्शंस होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से सेलिंग मिल्क इन द विलेज कोऑपरेटिव, ये भी मैंने अभी पीछे बताया था। कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन में बी ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द फैमिलीज। कुछ फैमिलीज इस तरीके से करती है, दूध वगैरह बेच करके भी पैसा कमा रही है। एंड इन द कोस्टल एरियाज, अब यहां पर एक कोस्टल एरिया की लाइवलीहुड के बारे में भी बताया गया। तो इस चैप्टर के अंदर थोड़ा ना रीजन के हिसाब से भी बताया है, थोड़ा कि यार कोई गांव हिली एरियाज में होगा तो कैसे लाइवलीहुड कमा रहा है, सेंट्रल इंडिया में
है तो कैसे लाइवलीहुड कमा रहा है, ये आगे हमको पिक्चराइज करना है। आगे हमने बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जो रीजन वाइज की, राजस्थान के लोग कैसे लाइवलीहुड कमाते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के लोग कैसे लाइवलीहुड कमाते हैं, वो